हेलो, नमस्कार साथियों। मैं राजा बीरबल बीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे टॉपिक चल रहा था विद्युत धारा यानी विद्युत पढ़ा था हमने, और आज पढ़ेंगे हम कूलाम के नियम को, जो कल थोड़ा सा पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा इधर, हमने पढ़ा था कल सबसे पहले कूलाम का नियम। कूलाम ने कब दिया था? 1875 में। और ये किसके बीच लगता है? तो दो स्थिर आवेश के बीच लगता है, और यह स्थिर विद्युत प्रभाव पर आधारित है। अब देखिएगा इधर, हम पढ़ते हैं इसके आगे कि यदि आपके पास दो आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2। क्या दे रखे हैं भाई? Q1 और Q2। यदि इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है, यहां से लगाकर यहां तक कितनी दे रखी है? R। दोनों के बीच दूरी दे रखी है आपको R। डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लेते हैं हम, थोड़ा परफेक्ट डायग्राम आपको दिखे। ये मान लेते हैं दो बिंदु दे रखे हैं आपको, एक बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु यहाँ दे रखा है। तो दो आवेश Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी दे रखी है आपको। मान लेते हैं इसके बिंदु बीच की दूरी इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी दे रखी है? R। और इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना दे रखा है आपको? F। अब देखो, पहला क्वेश्चन पर आपको पूछा जा सकता है कि दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या है? F। तो दो आवेशों के क्या होता है भाई? समानुपाती, यानी Q1 और Q2 के क्या होता है? समानुपाती। तो पहला कि लगने वाला बल यहां लिख देते हैं, लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है भाई? समानुपाती। फिर दूसरा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनकी दूरी की वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ध्यान रखना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो, कई बार आपको पूछ लेगा कि F किसके समानुपाती, और किन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा, समानुपाती तो था आपके Q1 Q2, और या फिर होता है 1/r² के क्या होता है? समानुपाती। और दूसरा पूछ ले व्युत्क्रमानुपाती, तो सिर्फ किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? R² के। तो दोनों चीज ध्यान रखिए, समानुपाती होता है Q1 Q2 या फिर 1/r² के। व्युत्क्रमानुपाती पूछ ले तो किसके होता है? उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, इन दोनों को आप साथ लिखते हो। ये लिखा हमने F, समानुपाती क्या लिखा हुआ है? Q1 Q2 लिख दिया, Q1 Q2, और बट्टे में क्या हो जाएगा? R²। तो आपको सूत्र याद रखना है कि दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन क्या होता है? R²। क्या होता है? R²। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिएगा नेक्स्ट, ये लिखा हुआ देखो, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेश Q1 Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये Q1 Q2 आपको दे रखा है 1/r² के समानुपाती, और सिर्फ R² के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, जो अभी आपको बता दिया है। अब देखो, लगने वाला बल क्या भाई? F Q1 Q2 व 1/r² के क्या होता है? समानुपाती होता है। यदि आपको पूछ ले समानुपाती, देखो 1 क्या हो जाए? 1 समानुपाती Q1 Q2, और ये हो जाएगा F समानुपाती 1/r²। तो ये देखो इधर, अब ये हमने अभी पढ़ा था कि F समानुपाती क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखिएगा, यदि इसको सूत्र होता है F बराबर जो यहाँ लिखा हुआ है कि Q1 Q2 अपॉन R²। K क्या है? यदि आपको पूछ ले तो K है कूलाम नियतांक। K क्या है? कूलाम
नियतांक, के हो जाएगा कूलाम नियतांक। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि के क्या होता है, कूलाम नियतांक। जो यह लिखा हुआ है देखो कि कूलाम नियतांक जिसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखो ये बना कैसे है, इधर देखिएगा आपको क्या दे रखा था, नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं हम। अभी हमने पढ़ा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको सिर्फ के का वैल्यू ज्ञात करनी है तो इधर भेज दो F इंटू आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा के। तो F का मतलब होता है बल, और बल का सही मात्रक होता है न्यूटन, इंटू आर होता है आपके दूरी यानी मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बटा Q1 Q2 दो क्या आवेश, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो एक कूलाम इंटू दूसरा कूलाम तो क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना के बराबर क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ये याद है यहाँ से। तो ये लिखा हुआ आपके 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर किसका मान होता है, तो के का, जो के होता है कूलाम नियतांक। नेक्स्ट चलते हैं हम विद्युत धारा। अब देखो इधर सबसे पहले यदि आपने पढ़ा होगा कि ध्रुव का प्रवाह, किसका प्रवाह, ध्रुव का प्रवाह कैसे होता है, तो ध्यान रखना उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल, निम्न गुरुत्वीय तल तक। उसी प्रकार ऊष्मा का प्रवाह, उसी प्रकार ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह होता है उच्च ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। अब देखो ऊष्मा का प्रवाह किससे हो रहा है भाई, उच्च ताप वाली वस्तु। यदि आप एक हाई टेम्परेचर वाली कोई वस्तु लेते हो और उसके पास कोई लो टेम्परेचर वाली वस्तु रखते हो, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि दोनों वस्तुएं समान रूप से आपको गर्म महसूस होगी, यानी उन दोनों का तापमान क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो समान ताप होने के बाद एक वस्तु से दूसरे वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, जिसे कहते हैं साम्य अवस्था में। यदि कोई हाई टेम्परेचर का था और दूसरी वस्तु पास रखी लो टेम्परेचर वाली, तो धीरे धीरे हाई टेम्परेचर वाली का तो घटेगा टेम्परेचर, और जो लो वाली थी उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, समान। समान होने पर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु तक तब तक होगा जब तक इन दोनों का ताप क्या हो जाए, समान हो जाए। उसी प्रकार लिखा है कि ध्रुव का प्रवाह उच्च गुरुत्वीय तल से क्या होता है, निम्न गुरुत्वीय तल तक। जैसे मान लो आपने दो बीकर में रखा हुआ है, इधर देखो, यदि आप बीकर बनाते हो, ये आपने एक बीकर बनाया और दूसरा बीकर बनाया, ये इसमें आपके जल भरा हुआ है, यहाँ तक जल भरा हुआ है, और आपने एक निप्पल की सहायता से इधर इसको पानी ट्रांसफर किया। तो ये पानी तब तक ट्रांसफर होगा जब तक क्या हो जाएगा, दोनों का स्तर क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों का स्तर क्या हो जाएगा, बराबर। तब तक इसमें पानी का प्रवाह होता रहेगा। जब दोनों का स्तर क्या हो जाएगा, बराबर, तब इसका पानी का ध्रुव क्या हो जाएगा, प्रवाह रुक जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, उसी प्रकार आवेश का प्रवाह, उसी प्रकार आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। तो आवेश का प्रवाह किस ओर होता है, तो ध्यान रखना आवेश का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर। अब देखो नेक्स्ट, यदि आपको पूछ ले ध्रुव प्रवाह की दर को क्या कहते हैं,
नेक्स्ट पेज पर यदि आपको पूछ ले ध्रुव प्रवाह की दर, ध्रुव प्रवाह की दर क्या कहलाती है? ध्रुव धारा, ध्रुव धारा। दूसरी आपको पूछ ले ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर तो क्या कहलाती है? ऊष्मा धारा, ऊष्मा धारा। तो उसी प्रकार आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। तो ये याद रखना कि ध्रुव प्रवाह की दर ध्रुव धारा, ऊष्मा प्रवाह की दर ऊष्मा धारा, तो उसी प्रकार आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। तो ये ध्यान रखना ध्रुव प्रवाह की दर के लिए किसका होना जरूरी है? दाबांतर का। क्वेश्चन पूछ ले ध्रुव धारा ध्रुव प्रवाह के लिए किसका होना जरूरी है? तो ध्यान रखना दाबांतर का। ध्रुव प्रवाह के लिए किसका होना जरूरी है? तो दाबांतर का, दाबांतर का होना क्या है? जरूरी है। तो उसी प्रकार आपको पूछ ले विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए, प्रवाह होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए आवश्यकता या आवश्यक, तो ये ध्यान रखना क्या होता है? विभवांतर। विद्युत धारा की प्रवाह होने के लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए? विभवांतर। किसकी आवश्यकता होती है भाई? विभवांतर। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा के प्रवाह होने के लिए किसका होना जरूरी है? तो विभवांतर का होना क्या है? जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट, विद्युत धारा। क्या पढ़ते हैं हम? विद्युत धारा। विद्युत धारा किससे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। या फिर इकाई सेकेंड में उत्पन्न आवेश की मात्रा, इकाई सेकेंड में उत्पन्न आवेश की मात्रा, इकाई सेकेंड में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर भी कहलाती है आपके विद्युत धारा। फिर देखो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। यानी एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो भी क्या कहलाती है? इसकी विद्युत धारा। लिखा देखो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, यानी एक सेकेंड में, एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये ध्यान रखना एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। तो देखो सबसे पहले विद्युत धारा Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है? IT। हम लिखते हैं इधर जो Q बराबर IT। अब आपको क्या ज्ञात करनी है? धारा। तो धारा करो को इधर, तो ये हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T। Q अपॉन क्या हो जाएगा? T। I को हमने इधर रखा और T को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा? देखो Q का मान होता है आवेश, Q क्या होता है? आवेश, और T क्या होता है? समय। तो जब भी आपको नीचे समय मिले तो हमेशा ध्यान रखना कि वो होता है दर। तो ऊपर लिखा हो जाएगी उसकी प्रवाह। तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। इकाई सेकेंड में जो भी आपके आवेश उत्पन्न होंगे वो भी क्या कहलाएगी? धारा। तो ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपके धारा। और धारा का ऐसा ही मात्र क्या होता है? एम्पियर। धारा का ऐसा ही मात्र क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर बराबर पूछ ले तो भी क्या हो जाएगा? आवेश से Q कूलाम प्रति सेकेंड। आवेश का ऐसा ही मात्र कूलाम और प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो ये चीजें भी आपको साथ में याद रखनी है कि I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। Q का मतलब आवेश, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम, और T होता है आपका समय, तो कूलाम प्रति सेकेंड क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर होती है धारा का ऐसा ही मात्रक। नेक्स्ट देखिएगा, फिर आपको पूछ ले विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा तो अभी बनाते हैं हम। देखो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में, जैसे मान लो यह आपके जैसे डायग्राम बना हुआ है आपके, ये देखो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो देखो इधर हम भी बना लेते हैं एक। यह आपने रख दिया सेल प्लस
और ये हो जाएगा आपके छोटा हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये आपने रख दिया पूरा। अब देखो इधर यहाँ है प्लस। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी धारा होगी आपकी, धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, और एक होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन ऐसे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा माइनस से प्लस, तो इलेक्ट्रॉन का आपके प्रवाह हो जाएगा माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर किसका प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। लेकिन ध्यान रखना धारा का प्रवाह होता है प्लस से माइनस, धारा का प्रवाह किससे होता है भाई, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो इसका मतलब आप इससे क्या समझे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत किसकी दिशा होती है, धारा की दिशा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। फिर देखो विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर भी होती है। तो यह ध्यान रखना प्लस से माइनस क्या चलती है भाई, धारा चलती है, और इलेक्ट्रॉन चलता है माइनस से प्लस की ओर। लिखा हुआ देखो सबसे पहले उच्च विभव से निम्न विभव, तो धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है, उच्च विभव से निम्न विभव। फिर होता है एनोड से कैथोड पर, क्या होता है भाई एनोड से कैथोड पर, तो एक है एनोड, एनोड क्या होती है आपकी प्लस, और कैथोड क्या होता है किसका बना होता है माइनस, कैथोड हो जाएगा माइनस। तो ये ध्यान रखना भाई एनोड होता है प्लस और कैथोड क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब प्लस से कहाँ जाएगी माइनस, क्योंकि धारा प्लस से माइनस आ रही थी, प्लस होता है एनोड और माइनस क्या होता है कैथोड, तो धारा जाएगी एनोड से कैथोड की ओर, इलेक्ट्रॉन जाएगी कैथोड से एनोड की ओर। फिर लिखा हुआ है धन आवेश से कहाँ जाएगी ऋण आवेश, तो धारा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश यानी प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसके विपरीत माइनस से प्लस की ओर। फिर लिखा हुआ है काल्पनिक धनावेश की दिशा में, यह है आपका धनावेश और कैसा है काल्पनिक, तो काल्पनिक धनावेश की दिशा में किसका प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के किस दिशा में होता है, तो विपरीत दिशा में होता है, ये ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है काल्पनिक ऋणावेश की विपरीत दिशा में, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, कौन कौन से पॉइंट में कौन कौन सी चीजें दे रखी है। तो सबसे पहला दे रखा है उच्च विभव से निम्न विभव, पहला पॉइंट। दूसरा दे रखा है एनोड से कैथोड, जब याद नहीं हो तो प्लस से माइनस से याद रखना, और प्लस होता है एनोड और कैथोड क्या होता है माइनस, तो एनोड से कैथोड। फिर होता है आपके धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश, फिर होता है आपके काल्पनिक धनावेश की दिशा में, फिर होता है आपके काल्पनिक ऋणावेश के विपरीत दिशा में, और एक होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में, यह ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के खाली जगह दिशा में विपरीत दिशा में दोनों में, तो किसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में। किसका अनुसरण हो रहा है, तो धारा का, तो धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, ये आपको धारा के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो धारा कितनी प्रकार की होती है भाई, दो, एक होती है एसी और दूसरी क्या होती है डीसी, एसी और डीसी। ये ध्यान रखना एसी को आप संचय नहीं कर सकते और डीसी को क्या कर सकते हो स्टोर कर सकते हो। तो लिखा हुआ है एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, एसी क्या हो जाएगी प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान रखना भाई। तो धारा की दिशा बदलती है, तो एसी में क्या होती है धारा की दिशा बदलती है और डीसी में धारा की दिशा नहीं बदलती है। तो आवृत्ति होती है आपके 50 हर्ट्ज, भारत में इसकी आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज, यानी एसी 1 सेकेंड में 50 हर्ट्ज बार इधर उधर चलती है। तो इसी यही तो लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा की क्या बदलती है दिशा बदलती है। और आपको पूछ ले कि भारत में इसका कितना वोल्टेज होता है, वीआरएमएस वैल्यू पूछ ले आपको तो 220 वोल्टेज। वी का मतलब हमेशा ध्यान रखना क्या होता है वोल्ट, जहां पर भी वी मिले तो वोल्ट हो जाएगा, और डब्ल्यू मिले तो वो क्या हो जाएगा वॉट, डब्ल्यू मिले तो क्या हो जाएगा वॉट हो जाएगा। तो वी का मतलब वोल्ट और डब्ल्यू का मतलब होता है वॉट। तो भारत में पूछ ले
कितनी हर्ट्ज की आपकी आवर्ती है, धारा की आवर्ती होती है, तो 50 हर्ट्ज की आवर्ती कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की। और वोल्टेज में पूछ ले तो धारा का मान होता है 220 वोल्टेज। तो जो भी हमारे घरों में सामान्यतः वोल्टेज आता है वो कितने का आता है, 220 वोल्टेज की बिजली हमारे घरों में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। फिर देखो इसको एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का। तो क्वेश्चन पूछ ले कि रेक्टिफायर का कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदलना। तो डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है। इसके स्रोत देख लो, चाहे एसी होती है, एसी ट्रांसफार्मर में चलती है जिसे कहते हैं परिणामित्र। तो ये ध्यान रखना भाई, ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम क्या होता है, परिणामित्र। एसी जनरेटर में और घरेलू विद्युत में। तो एसी कहाँ कहाँ प्रयोग होती है, एक तो आपके ट्रांसफार्मर में, दूसरे जो घरेलू परिपथ में, और तीसरी होती है एसी जनरेटर में। तो ये यहाँ पर होती है आपकी एसी। दूसरे होती है धारा डीसी। कौन सी धारा होती है, डीसी, जिसे कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। कौन सी धारा, दिष्ट धारा। धारा की दिशा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है यानी दिशा चेंज नहीं होती है। एसी तो 1 सेकेंड में 50 बार इसकी दिशा चेंज होती है, तभी तो एसी में करंट लगने पर आप झटका लगे छूट जाते हो। लेकिन यदि डीसी वाला करंट लग जाए तो व्यक्ति छूट नहीं सकता, क्योंकि उसकी दिशा एक बार जाती है। लेकिन एसी में क्या कहती है, जैसे इधर जाएगी इधर आएगी, तो इधर जाएगी तो आप छूट सकते हो। लेकिन डीसी में, डीसी करंट में जिला हुआ व्यक्ति वापस छूटता नहीं है। तो ध्यान रखना, धारा की दिशा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। फिर लगा इसकी आवृत्ति क्या होती है, 0, यानी 1 सेकेंड में ये ना तो इधर उधर होती है, सिर्फ इधर चल रही है तो सीधी चलेगी। तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, 0। अब देखो डीसी को किस में बदला जाता है, इन्वर्टर में। किस में बदला जाता है भाई, इन्वर्टर है जो डीसी धारा को किस में बदलता है, एसी में। तो आपके घरों में जो एसी आती है, अब आप एसी धारा को स्टोर कर नहीं सकते, कर सकते किसको, डीसी को। तो एसी को स्टोर करने के लिए आप एक बैटरी लगाते हो, क्योंकि बैटरी किस में आपके होती है, डीसी में। बैटरी में जो भी ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, डीसी होती है। तो एसी से किस में हो गई, आपके डीसी में। अब जैसे ही आप डीसी आपके घरों में यूज हो नहीं सकती, तो इसके स्थान पर आप क्या करोगे, बीच में लगाओगे इन्वर्टर। तो बैटरी से डीसी आएगी, कहाँ जाएगी, इन्वर्टर के पास। तो इन्वर्टर का काम होगा डीसी को किस में चेंज करना, एसी में। तो ये ध्यान रखना, घरों की जो एसी होती है उसको, एसी धारा को आप कन्वर्ट करते हो डीसी में, जो होती है आपके बैटरी में संचय। बैटरी के पास आपका लगा होता है इन्वर्टर, जो डीसी को किस में चेंज करता है, एसी में। तो ये ध्यान रखना कि डीसी को एसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर। और इसका स्रोत है सेल या बैटरी या फिर डीसी जनरेटर में। तो ध्यान रखना, जो भी आपके बैटरी होती है, तो उसमें कोई भी बैटरी हो उसमें संचय होता है डीसी। एसी धारा संचय नहीं होती है। चाहे फोन की बैटरी हो उसमें भी कौन सा हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, विद्युत विभव। क्या होता है भाई, विद्युत विभव। अब देखो विद्युत विभव क्या कहलाता है आपका, सुनिएगा। विद्युत विभव कहता है कि जैसे मान लो ये कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या भाई, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। यहां पर कोई बिंदु ए है और दूसरा बिंदु यहां पर बी। यह किस स्थान पर है, अनंत पर। अनंत पर वैसे विभव क्या होता है, शून्य। तो इकाई धनावेश को, किसको, ये लिख दिया हमने, क्यू का मतलब क्या होगा, आवेश, और क्या हो जाएगा, धनावेश यानी प्लस। इकाई धनावेश को कहां से लाना है, अनंत से। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे क्या कहते हैं भाई, विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान रखना, इकाई धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर लाना, कहीं से ला सकते हो, यहां से लाकर यहां तक रखना। आपको लाना कहां से है, अनंत से लाना। और किसको, इकाई धनावेश को। तो अनंत से इकाई धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो ये ध्यान रखिए, यही आपकी परिभाषा लिखी हुई है। देखो, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ये आपका है Q, जो कहां पर है, अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर है। इस अनंत से आपको किसके अंदर लाना, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब देखो किया गया कार्य विभव, तो V बराबर क्या होता है, W/Q। ये लिखते हैं हम W/Q। तो V बराबर लिखते हैं W/Q। तो W क्या होता है, कार्य। W क्या होता है भाई, कार्य। और Q क्या होता है, आवेश। Q क्या होता है, आवेश। अब देखो कार्य का ऐसे ही मात्रा क्या होता है भाई, जूल।
कार्य का ऐसा ही मात्रक का जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो विभव बराबर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम होता है, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा। अब V का मतलब होता है आपके वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। ये भी आपको साथ में क्या रखना है? याद रखना है। तो ये लिखा आपके, और W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। इसका इधर ट्रांसफर करोगे तो देखो इधर W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। और विभव एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है, और ये आपको पता है। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और ये लिखा हुआ है जूल प्रति कूलाम, क्योंकि देखो जूल प्रति कूलाम हो गया, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट दे रखा है आपको विभवांतर। अब देखो इधर इसी स्लाइड में आपको बता देते हैं विभवांतर हमने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट ले लेते हैं भाई, नेक्स्ट पेज। देखो इधर, यदि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों चीजें साथ में पढ़ना। ये क्या दे रखा है? विद्युत क्षेत्र। अब देखो पहली परिभाषा हमने पढ़ी थी कि यहां पर कोई अनंत आवेश था Q, और ये कहां पर है? अनंत पर है। यदि इसको आप विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर ला रहे हो, उसे आप क्या कहोगे? किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। तो ये ध्यान रखना, किया गया कार्य कहलाता है विभव। अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। अब दूसरा, यदि आप इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हो, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर है, विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धनावेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। क्या कहलाता है भाई? विभवांतर। तो दो चीजें अब हम पढ़ी है, विभव और विभवांतर। तो विभवांतर का भी ध्यान रखना। तो विभव तो हो जाएगा अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो आपका कहलाता है विभव। यदि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से आप दूसरे बिंदु तक इकाई धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। तो ये भी हो जाएगा आपके, इकाई धनावेश को क्या हो जाएगा? सूत्र विभवांतर। और विभवांतर का मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट। विभव का मात्रक भी वोल्ट, और विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ आपके विभवांतर के बारे में कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। ये लिखा था जो आपको बता रखा है। ये देखो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसमें? विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। तो ये रहा मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। फिर लिखा है विद्युत वाहक बल यानी EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो खुले परिपथ में, परिपथ कैसा है होना चाहिए? खुले परिपथ में आवेश को घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। यानी किसी खुले परिपथ में इकाई धनावेश को घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपको? विद्युत वाहक बल। लिखा है ऐसा बल जो परिपथ में धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। और फिर इसका मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक भी वोल्ट, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट, और EMF जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, यह ध्यान रखना। खुले परिपथ का मतलब क्या होता है? जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, तब इकाई सेकेंड में घुमाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है आपका? विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम टर्मिनल वोल्टता। जय हिंद, नमस्कार।